Hello viewers, during this meeting I'm going to discuss with you about the positive psychology, emotions and moods. अच्छा नॉर्मली साइकोलॉजी जो है वो सिकनेस के साथ और पैथोलॉजिकल इश्यूज के साथ डील ज़्यादा उसका किया जाता है और फोकस उसका उसके ऊपर रहता है, जबकि इस हवाले से जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है इट इज़ मोर फोकसिंग ऑन द positive phenomena, and it's becoming increasingly popular. भारत जो उसका एसेंस है वो तो विलियम जेम्स भी की राइटिंग पे आपको नजर आता है, बट दिस कॉन्सेप्ट कैन बी मोर एट्रीब्यूटेड टू मार्टिन सेलिगमैन एंड मिहाले, and they described the positive psychology. The field of positive psychology at the subjective level is about valued subjective experiences. अभी वैल्यूड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस क्या हैं? वेलबींग, कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन द पास्ट, मुतमईन होना अपने माजी के हवाले से, होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद होना, एंड फ्लो एंड हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट, और एक फ्लो और खुशी की कैफियत का होना अपनी मौजूदा हाल के अंदर. So at the individual level, it is about positive individual traits, the capacity for love, courage, interpersonal skill, aesthetic sensibility, perseverance, forgiveness, originality, future-mindedness, spirituality, high talent and wisdom. ये सारी की सारी चीजें individual level के ऊपर positive psychology, positive individual traits consider किए जाते हैं. Or at the group level, it is about the civic virtues and the institutions that move individual towards better citizenship, responsibility, nurturance, and altruism in helping others, civility, moderation, tolerance, and work ethics. तो इसके दो लेवल हो गए इन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का, और जो कि पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इंडिविजुअल का है माजी के हवाले से और अपने मुस्तकबिल के हवाले से और अपने हाल के हवाले से, और इसके नतीजे में जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हैं और कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट जो है वो ग्रुप लेवल के ऊपर हैं. और बहरहाल जिन लोगों ने इस पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड को डेवलप किया उनका ये ख्याल था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड इतनी पॉपुलर हो गई कि अल्टीमेटली ये मेन साइकोलॉजी जो अभी जो डोमिनेंट साइकोलॉजी के थ्योरीज हैं उनको रिप्लेस कर देगी. भारत इस मामले में क्या कहा जा सकता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा इस मामले में फासला तय किया है, ख़ास तौर पे एजुकेशन के अंदर और ख़ास तौर पे मैनेजमेंट के हवाले से. और पॉजिटिव साइकोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is actually growing and attracting attention in the management theory, research and practice. और ये basically it takes some time. Psychology normally, मैंने जैसे पहले भी कहा कि predominantly concerned pathology and the treatment of the variety of the mental illness. और तो psychology centered more on the abnormality which is below the normal, and its explicit aim was to find help to individual become inverted comma normal. Lekin positive psychology is more interested in helping people be abnormal but above the normal. Or one area of the positive psychology is internationally recognized is the pursuit of happiness. This is a small part of the positive psychology. Scholars are in positive psychology and scholars are interested in some other areas as well. But happiness by itself become a massive industry. आपको बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक जो हैप्पीनेस के हवाले से आपको नजर आती हैं, और बहुत सभी लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से इम्प्रेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं. जिस तरह बाबरा हेल्ड जो हैं वो कहती हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो है वो उसको नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करती हैं, और शी बिलीव दैट पॉजिटिव साइकोलॉजी आर नेगेटिव और डिसमिसिव ऑफ आइडियाज ऑफ व्यूज that are counter to the dominant message of the positive psychology. Like first वो कहती हैं कि positive psychology जो है वो negative है about negativity, और so which is explored by way of researching health, psychology, happiness and coping style rather than depression etc. अगर आपका ज़्यादा फोकस जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी पे है, हैप्पीनेस के ऊपर है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का हैप्पीनेस पे है, बट व्हाट अबाउट डिप्रेशन, उसके ऊपर फोकस नहीं है पॉजिटिव साइकोलॉजी का. तो ये क्रिटिसिज्म है पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से कि उनका नेगेटिव, दे आर नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी.
and then negativity about the wrong kind of positivity, which they called unscientific positivity, और जिसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया जाता है कि आप जो है आपके पास नेगेटिविटी अबाउट द रॉन्ग काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, जिस पॉजिटिविटी को आप बता रहे हैं कि तमाम फंडामेंटली लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं, इसी टेनेंट को जो है वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया। जो हैप्पीनेस के हवाले से बात हुई है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, इसको हम भी जाके आगे जाके बात करेंगे, और इस हवाले से आगे वाली स्लाइड में मैं हैप्पीनेस के हवाले से भी बात करूंगा। तो अब हम कुछ बातें करते हैं इमोशंस के हवाले से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग इमोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग इमोशन, व्हाट आर द इमोशंस। और इमोशंस आर बाय डेफिनेशन फीलिंग्स in response to or expectation of an object or event. Emotions are complex and at the same time both highly personal and social. Social level पे भी हैं, personal level के ऊपर भी हैं। Emotions normally किसी चीज़ के हवाले से in a response to something हैं, और इनका कोई object होगा जिसका ये subject हैं, यानी ये they like आप जिस तरह कहते हैं कि मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा जो है यानी सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बात पे गुस्सा आ गया। इसलिए इमोशन जो हैं वो इस हवाले से हैं। मूड जो है वो भी इमोशन फीलिंग के किस्म है, लेकिन उनकी जो की ड्यूरेशन है वो इमोशन के मुकाबले में ज़्यादा देर तक रहती है, और ज़रूरी नहीं है कि उसका एक पर्टिकुलर कोई स्टिमुलस हो। समटाइम कोई स्टिमुलस होता है और समटाइम उसका स्टिमुलस नहीं भी होता। जो पहले अर्ली वर्क में इमोशंस के हवाले से वो ज़्यादातर इमोशंस को इसी तरह रिप्रेजेंट करते थे कि इंस्टिंक्टिव हैं, सर्वाइवल के हवाले से किए जाते हैं, और नॉर्मली इमोशन तभी डिस्प्ले होते हैं जब थ्रेट हो। इसके हवाले से नेगेटिव इमोशन को ज़्यादा बात की गई है, एंगर के हवाले से, फियर के हवाले से, सैडनेस के हवाले से। लेकिन बहरहाल अब जो 1990s के अंदर जो रिसर्चर आए उन्होंने ये प्रूव किया और ये बताया कि इमोशन जो हैं वो बहुत सिंपल, जो पहली स्टडीज में बड़ी सिंपल डिस्प्ले डेफिनेशन थी। इमोशन के जो है कॉग्निशन एलिमेंट भी है, रैशनल एलिमेंट भी है, इरेशनल एलिमेंट भी है इमोशन के हवाले से, और पर्सन कैन फील मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द इमोशन एट वन टाइम, और मोर इम्पोर्टेंटली समटाइम दे कैन मास्क देयर इमोशन फॉर अ रेंज ऑफ रीजन सच एज क्लोजनेस ऑफ दैट दे फील टू द अदर पीपल एंड ड्यू टू द पावर स्टेटस ऑफ द अदर पीपल। इसको हम इमोशनल लेबर भी कहते हैं, फेस मास्किंग भी कहते हैं। और इमोशनल लेबर में बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम है, उसकी सरफेस एक्टिंग है, डीप एक्टिंग है, जेन्युइन इमोशन है। और जिस तरह लोग जब बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर लोग हों उसकी मौजूदगी में कभी कभार डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। आपके साथ प्रेसिडेंट बैठा हुआ हो, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हो, तो फिर आप लोग जो होते हैं उस हवाले से अपने हो सकता है कुछ इमोशंस को जिस तरह वो चाह रहे हैं उनके सामने प्रेजेंट करना, अच्छे इमोशन, चाहे वो अंदर से जो भी फील कर रहे हो अच्छे इमोशन चाह रहे होते हैं। इसमें कभी कभार उनको एम्बेरसमेंट भी हो जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ यानी पावरफुल लोगों की मौजूदगी के अंदर कभी कभार कुछ लोग जो हैं वो इमोशंस को मास्क करते हैं। तो बहरहाल इमोशन जो है इस मामले में कॉम्प्लेक्स है, इमोशंस के बिहेवियर के हवाले से, अपने एक्सप्रेशन के हवाले से और इमोशनल डिस्प्ले के हवाले से। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि फेस एक्सप्रेशन से भी मालूम हो जाता है कि इमोशंस क्या हैं, लेकिन किसी के हंसने का ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो खुश भी हो अंदर। स्माइल मुख्तलिफ किस्म में हो जाती है, तो वे लोग कंफ्यूज होते हैं तब भी वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो तो ये प्रॉब्लमेटिक इस सेंस में है कि इमोशंस को फेशियल एक्सप्रेशन से हर दफ़ा समझना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कुछ फेशियल एक्सप्रेशन जो है मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। और तो बहरहाल वी डिस्प्ले इमोशन, हमें डिफरेंट किस्म के इमोशन डिफरेंट सोशल सिचुएशन में, माहौल के अंदर भी हम इजहार करते हैं। तो लेकिन दूसरों के इमोशन को पढ़ लेना, उनके जज्बात को समझना एक इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल कंसिडर किया जाता है। और दूसरी ये बात कि अपने इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, ये भी एक पॉपुलर डोमेन है इंटरेस्ट की। और इसको जो कॉन्सेप्ट इसमें बताया जाता है जो कि इन चीज़ों को समझता है, दूसरे के इमोशन को समझना, अपने इमोशन को समझना और रेगुलेट करना, उस हवाले से जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया जाता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। और ये बड़ा एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। डैनियल गोलमैन ने 1997 में इसको पॉपुलराइज किया। वो कंसीव ऑफ इट एज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज आवर ओन इमोशंस
and the emotions of other, as well as the ability to manage our emotions in our relationship with other people. And बहरहाल हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट जो पीपल हैं उनके हवाले से भी रिसर्च की गई, और लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया इसको लिटरेचर के अंदर, लेकिन जॉन डी मायर ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है और ये नॉट अ पर्सनैलिटी फैक्टर नहीं है, और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर डिसीजन नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो अदर इंटेलिजेंस है उनको भी कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन अबाउट selecting people in the organization. Bharat, there is very positive literature about the emotional intelligence, but you can read that literature with little caution. And जरूरी नहीं कि हर दफा वो उतना ही इसी तरह इतना इफेक्टिव रहे जितना पॉपुलर बुक्स आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बताती हैं. तो बहरहाल आप ये देखें कि इमोशंस को रीड करना, इमोशन को एक्सपीरियंस करना एक डिफरेंट बात है. थिंकिंग अबाउट बीइंग डिप्रेशन और एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और फटीग और लैक ऑफ मोटिवेशन बड़े डिफरेंट होते हैं. पढ़ना किसी चीज़ के बारे में और किसी चीज़ को महसूस करना बड़ा समटाइम बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो एनी हाउ, तो बहरहाल आप तो अपनी ज़िंदगी के अंदर मोस्टली तो खुशी होंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहा होगा या गुजरा होगा. आप लोगों की एज के अंदर तो इस तरह के नेगेटिव इमोशन कम ही लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं. बहरहाल मुख्तलिफ इमोशंस हैं. इमोशंस इंक्लूड लव, एंगर, हेट्रेड, स्माइल, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, रिजेंटमेंट, जॉय. और अब कुछ लोग जो है मूड के हवाले से भी बात करते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन मूड और इमोशन जो है वो ड्यूरेशन है. अ मूड इज थॉट टू बी लास्ट लॉन्गर एंड मूड स्टेट्स कैन टेक टाइम टू डेवलप. टाइम लगता है किसी मूड को डेवलप होने के हवाले से. इमोशंस आर सीन एज अ रिस्पॉन्स टू एन इवेंट और इमोशनल एपिसोड, and the emotion subsides sometime within the minutes, but a mood state remains for even hours or week. तो ये हवाले से कुछ बात है मूड और इमोशन की. तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का तो हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे मूड और इमोशन के हवाले से. अब हैप्पीनेस के हवाले से बात कर लें. और एक इमोशन है जिसके बारे में लिखा भी गया है, आजकल के पॉपुलर लिटरेचर में भी लिखा जाता है. खुशी क्या है, खुशी किन वजूहात की बुनियाद पर होती है और खुशी का मैनेजमेंट के साथ क्या ताल्लुक है. तो हैप्पीनेस is kind of a slippery concept, and most people would describe it as feeling good or feeling positive, but it can generally be defined as positive thoughts and feeling about one's life and can range from elation, being present when your team wins a grand final at the weekend, to a general feeling of satisfaction and contentment with one life. It includes feeling calm, contented, satisfied, fulfilled, inspired, positive, and free. The positive thoughts and feeling about oneself, about one life. It basically sometimes you feel elated if your team is winning a match. और एक लेकिन जनरल फीलिंग का एक मुतमईन है, इत्मीनान है आपको जिंदगी के अंदर. ये एक इसके हवाले से हैप्पीनेस के हवाले से एक्सप्लेन किया जाता है कंसेप्ट के हवाले से कि आप जनरली सेटिस्फाइड हैं, इंस्पायर्ड हैं, पॉजिटिव हैं और फ्री हैं. लेकिन बुनियादी तौर पे हैप्पीनेस से हमारी क्या मुराद है और हैप्पीनेस के क्या सोर्सेज हो सकते हैं. हमें खुशी किन बातों से मिलती है, किन चीज़ों से मिलती है. इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो रेलेवेंट हैं. इसमें एक फिगर 3.2 आपकी बुक में दी गई है. इसमें कुछ क्वालिटीज ऑफ लाइफ के हवाले से बताया गया किन वजूहात के बिना पे इंसान ज़्यादा खुश होता है. और हैप्पीनेस इन वैन हॉवन्स मॉडल है इज अ फंक्शन ऑफ, पहली बात के टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं क्या वो आपको ग्रोथ और हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है, अपॉर्चुनिटीज ऐसी प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर आप ग्रो कर सकें, जिसके अंदर आप खुश रह सकें. तो इसको कहते हैं लिवेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कि ऐसा माहौल है जिसमें आपको आगे बढ़ने की, खुश रहने के मौके मिल रहे हैं. दूसरा क्वाड्रेंट उसने जो कि नीचे की तरफ बताया, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. And whether we have a feeling, whether we have a higher purpose in life and are living according to our values, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई आला मकसद है, क्या हम अपनी ज़िंदगी अपनी वैल्यूज और तरजीहात के मुताबिक गुजार रहे हैं. तो ये भी एक फंक्शन बनता है हैप्पीनेस का. फिर सी है लाइफ एबिलिटी ऑफ द पर्सन.
which include health capabilities, adaptive ability, जिसमें इंसान का ऑप्टिमिज्म, कोपिंग, resilience एंड सो ऑन। इंसान जिंदगी के अंदर कैसे नब्रो आजमा होता है, उसके अंदर कितनी जद्दोजहद करने की आरजू है, किस तरीके का वो किस तरीके की उम्मीद रखता है ज़िंदगी के हवाले से, किस तरीके से वो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके साथ किस तरीके के साथ निभा करता है। ये सारी बातें जो हैं लाइफ एबिलिटी ऑफ द पर्सन के अंदर आती हैं। और फिर एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ विच रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन विद लाइफ एंड इज टिपिकली अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कि हम ओवरऑल लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं, अपनी ज़िंदगी से किस कदर खुश हैं। और तो हैप्पीनेस अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस इज देयरफॉर requires a positive environment, purpose and values, health and feelings of being capable and competent, and appreciation and satisfaction with life। यानी कि आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी हो, एक ज़िंदगी का मकसद हो, तरजीहात हो, और ये अपने बारे में भी यकीन हो, इस बात की फीलिंग हो कि आप कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और ज़िंदगी को ओवरऑल भी सेटिस्फाई आप हो, ज़िंदगी से ओवरऑल जो है मुतमईन हो। लेकिन क्यों खुश होना ज़रूरी है? वाई बी हैप्पी? खुशी इतनी अहम क्यों है हमारे लिए? ये सिर्फ लिटरेचर ने इसको अहम कर दिया है। ये भी रिसर्च स्टडी हुई है कि जो ज़्यादा खुश लोग होते हैं वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइफ में, और ये एक हैप्पी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, और हैप्पी पीपल अट्रैक्ट हैप्पी पीपल। तो कहते हैं ना, हेल्दियर हैं, वेल्दियर हैं जो हैप्पी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन ये जिन स्टडीज़ की गई, इसमें जनरली एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये उन लोगों पे स्टडीज़ की जो कि जनरली हैप्पी थे। तो एक हेल्दियर पर्सन भी हैप्पी होता है, जिस तरह जो अनहेल्दी होगा तो वो थोड़ा अनहैप्पी होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक हेल्थ जो है वो भी हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है। तो ये सवाल एक अहम सवाल है कि इंसान जो सेहतमंद होता है वो खुश होता है, जो खुश होता है या वो सेहतमंद हो जाता है, या फिर एक नाखुश इंसान की सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है। बहरहाल, क्या हैप्पीनेस का बुनियादी ताल्लुक प्रोडक्टिविटी के साथ है, परफॉर्मेंस के साथ है? देखने को तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इतना सादा क्वेश्चन नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसके बारे में आर्गूमेंट किए हुए हैं, और उन्होंने बताया है कि वेल्थ इज नोन टू हैव अ लो कोरिलेशन विद हैप्पीनेस and feeling of well-being, but wealth does have a high correlation with good health, which make the health happiness link a little bit confusing। तो ये आप असल अगर आपके पास पैसे हैं, सवाल ये पैदा होता है क्या पैसे से इंसान खुशी खरीद सकता है? तो अगर हेल्थ का जो रिलेशनशिप है वो वेल्थ के साथ है, और फिर हेल्थ का रिलेशनशिप जो हैप्पीनेस के साथ है, तो इसका मतलब वेल्थ का रिलेशनशिप जो हेल्थ के साथ है वो हेल्थ का रिलेशन हैप्पीनेस के साथ बनता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, हो सकता है आप खुशी तो ना खरीद सकें उस तरीके से, लेकिन कुछ खुशी आप इस तरह खरीद सकते हैं कि अपने लिए सहूलियात खरीद सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अपनी आसाइशें हासिल करने से अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अगर मिजरीज हैं उनकी रिडक्शन कर सकते हैं। तो इससे इंसान को खुशी मिलती है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से भी मिलती है, रिश्तों के हवाले से भी मिलती है। रिश्तों को निभाने के लिए भी आजकल पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो रिश्ते करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल, इसका रोल तो है इस हवाले से दौलत का कुछ रोल है, जो कि कुछ शायद आप डायरेक्ट हर जगह पे हर मकाम पे ना कर सकें, लेकिन कुछ सहूलियात तो क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी ये बात कि फाइनली इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क दैट वेदर वी कैन टीच हैप्पीनेस। क्या हम लोगों को खुश रहना सिखा सकते हैं? क्या खुश रहने का कोई गुर है जो लोगों को भी बता सकते हैं? बहरहाल, ये जो बात है खुश रहना, खुश रहने का हुनर, खुश रहने का गुर, ये बड़ी पुरानी स्टडीज हैं, फिलोसफर ने इसके ऊपर काफ़ी बातचीत की हुई है। और एक अप्रोच जो कि हैप्पीनेस के हवाले से यूज़ की जा सकती है वो है स्कीमा थेरेपी, which is similar to the cognitive behavioral therapy, and that address how we think, feel, and act by promoting consistency across these three areas। तो एरन टी बेक ने कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी की हेल्प मदद से लोगों को उनका डिप्रेशन कम करने में मदद की विदाउट द यूज ऑफ मेडिकेशन। तो सीबीटी
seems to be one of the most successful approaches to dealing with people with the mental health problems. Or while the application of parallel principle to happiness shows some promising signs, तो बहरहाल इन मुख्तलिफ टेक्निक की मदद से ये देखा गया कि हैप्पीनेस को पढ़ाया सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, मुख्तलिफ इंटरवेंशन की जा सकती हैं जिससे इंसान खुश रहे, even if it adds to measurable value to organizational performance, general feeling of well-being, or something that the individual might wish to pursue. और एक और भी चैलेंज आता है कि लोग ये भी सोचते हैं, उनको ये खौफ हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो इस खुशी के बाद कोई ऐसा कोई नागहानी कोई मामला ना हो जाए जिससे उनकी खुशी ख़त्म हो जाए। खुशी का आर्जीपन जो है उससे भी लोगों को खौफ होता है और ये भी कुछ कल्चर्स के अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है कि ये जो खुशी के लम्हात हैं कुछ देर ही रहेंगे और उसके बाद वो खुश नहीं रहेंगे। बहरहाल के pursuit of happiness at workplace can create certain kind of a anxiety in the individual as well. और दोबारा लेकिन लोग अगर ज़रूरी नहीं है ये लिंक, इसका लिंक जो है कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है कि हमेशा जो खुशगवार लोग होंगे, जो खुश लोग होंगे वो प्रोडक्टिव भी होंगे। एंड ये क्लीशे आपने सुना हुआ है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन इसको कह सकते हैं कि मनी कैन बाय यू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये कम से कम आपके लिए कर सकती है। अब हम जो आखिरी कॉन्सेप्ट है इसमें कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव फोरकास्टिंग का। ये सोशो कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू है हैप्पीनेस के हवाले से। टिम विल्सन एंड डैन गिलबर्ट ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग basic decision in the present based on prediction about your emotion in some future act or event. आज के जो आप फील कर रहे हैं और इफेक्टिव फोरकास्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर कोई वाकया होने वाला है, चाहे वाकया कोई अच्छा वाकया तो उससे आप खुशी महसूस करते हैं हाल के अंदर, और कोई बुरा वाकया है अगर आपको लगता है कुछ बुरा होने लगा तो उससे आप जो है वो नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं और इसी बात को इफेक्टिव फोरकास्टिंग कहा जाता है। और effective forecasting and the cognitive sometime occur in the forecasting, और जो cognitive error जो है effective forecasting में हो जाते हैं उसमें impact bias and focalism, दो cognitive error हो जाते हैं जब कभी effective forecasting होती। possibility है वैसे तो इंसान अपने अच्छे ख्वाब देखता है, उससे इंसान को खुशी महसूस होती है और जब वो ख्वाबों की तरफ बढ़ता है उसको अपना हाल भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं इम्पैक्ट बायस, और कभी कभार इम्पैक्ट बायस से मुराद है कि हम अपने किसी फ्यूचर इवेंट में किसी खास एक इंफॉर्मेशन को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। दैट वी कंसिडर may be considered to be the overestimation of the intensity and duration of the feeling actually experienced when we achieve that future event and or goal. For example, we do complete the big project where we find few, if any of us feel elated rather than we feel exhausted and just want to go to home. यानी कहने का मकसद ये है कि इम्पैक्ट बायस जो है वो ये है कि ओवर एस्टिमेटेड कर दें आप इंटेंसिटी, हम ये काम करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, अगर हमें मैच जीत जाएंगे क्रिकेट का तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो आपने बाकी सारे एस्पेक्ट्स को उस तरीके से हाईलाइट ना किया हो, मतलब इतना सारा मेहनत करने के बाद हो सकता है आपको बड़ी थकन महसूस हो और आप आराम करना चाह रहे हो। तो वो जो इम्पैक्ट बायस है इस सेंस में कि किसी एक इवेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट की बेस के ऊपर ओवर एस्टिमेशन कर देना उस खुशी के हवाले से, तो इसको हम इम्पैक्ट बायस भी कहते हैं। दैट व्हेन वी परस्यू थिंग वी ऑफन मेक अ कॉग्निटिव एरर, दैट इज द इम्पैक्ट बायस। दूसरा है फोकलिज्म, and focalism is a tendency for us to focus on the first piece of information or experience when making decision about the future, and that resulting in the focal error. And because we place too much importance on one aspect of an event in our feeling and perception about an event in the future. अब ये जो फोकलिज्म है ये इम्पैक्ट बायस के साथ ही रिलेट करता है, और इम्पैक्ट बायस से मुराद ये है, जिसमें इम्पैक्ट बायस में मैंने आपको कहा कि आप जो है जो डिसीजन इंटेंसिटी जो है उस इवेंट की उसको ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं इफेक्टिव फोरकास्टिंग के अंदर, जबकि फोकलिज्म जो है
وہ جو ہے وہ اس ایونٹ کے اس خاص ایلیمنٹ ہی کے اوپر فوکس کر رہا ہے. یہ امپیکٹ بائس کے ساتھ ہی ہے. امپیکٹ بائس جو ہے وہ اس خاص جیت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، جبکہ فوکلزم جو ہے وہ اس جیت کے حوالے سے اس جیت کے اندر کسی خاص ایلیمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں وہ زیادہ فوکلائز کرتے ہیں آنے والے کل کے حوالے سے کسی خاص ایونٹ کو ایز کمپیریزن ٹو دا ایسٹ ایشینس. ایسٹ ایشین سمجھتے ہیں کہ جنرلی ایک ویل بینگ ہوگی، لیکن ویسٹرن کہیں گے جی خاص یہ چیزیں مٹیریل یہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہوں گی، گاڑی ہوگی، یہ پرٹیکولر چیزیں ہوں گی تبھی وہ خوشی محسوس کریں گے. تو جب وہ اور یہ چیزیں نہیں ملتی جب ان کو، تو پھر ان کو ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. اس طریقے سے نہیں ملتی جتنی جلدی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ملنا، تب نہیں ملتی، تب اسے ان کو ایک جو ہے وہ زیادہ وہ دکھ کی کیفیت ان کو محسوس ہوتی ہے. تو جب بھی ہم خوشی اپنے ان مٹیریل چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہم کبھی کبھار بہت زیادہ ایموشنل ویٹ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں. آپ کہیں کہ جناب میری پروموشن ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ پروموشن ہوگی تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. بہت ساری چیزیں آپ بہت زیادہ ایسوشیٹ کر لیں اس ایک ایونٹ کے ساتھ، تو یہ فوکلزم ہو جائے گا. بہرحال اگر نہیں ہوگا، اگر آپ وہ گول اچیو تو زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اوور آل ویل بینگ ہو، اس میں پروموشن بھی ایک پارٹ ہو، تو پھر انسان کو اس طریقے کی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس ایونٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. بہرحال پازیٹیو فیلنگ کو 24 گھنٹے میں ہر وقت انسان فیل نہیں کرتا ہے. انسان مختلف ایموشن، مختلف موڈ، مختلف فیلنگ کے ساتھ گزرتا رہتا ہے. لائف کے اندر ایک اتار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور جو فیوچر آنے والا کل ہے، آنے والا مستقبل میں جو ایونٹ ہے وہ کس طرح کی آپ کو ہیپینس، کس طرح کا آپ کو جوائے پرووائڈ کرتا ہے، اس کو ایگزیکٹلی معلوم کرنا، ایگزیکٹلی جاننا ایک مشکل سوال ہے. اور the people who are in the pursuit of the happiness must be aware that their feelings subside and sometimes our pursuits might not necessarily make us happy as we once thought. کبھی کبھار ہم جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹ ہمیں اس طرح کی خوشی نہیں دیتے جتنا ہم نے اس وقت سوچا ہوتا ہے جب ہم نے سوچا ہوتا ہے اس حوالے سے. اور کبھی کبھار نیگیٹو ایونٹ جو ہوتے ہیں وہ اتنے ٹیریبل نہیں ہوتے in terms of our ability to cope what we might think. اینڈ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارا اپریزل ہوتا ہے ایونٹس کے حوالے سے، کہ ہمارے ذہن کے اندر جن کو ہم بہت زیادہ نیگیٹو سمجھ رہے ہوں یا جو بہت زیادہ پازیٹیو سمجھ رہے ہوں، لائف کے ساتھ ساتھ میچورٹی کے ساتھ ساتھ ان کی انٹینسٹی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور آپ کی ایک ایسی ایموشنل اسٹیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ زندگی کو اسی طرح اپروچ کرتے ہیں جیسے کہ وہ زندگی آتی ہے، اور زندگی کو گزارنے کا وہ جو فن ہے وہ آ جاتا ہے. اور بہت زیادہ ایموشنل ریئیکشنری کے اندر آپ نہیں جاتے، ایموشنلی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح پہلے کبھی کسی زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایموشنل اسٹیٹ انسان کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو اپنے حال کو، اپنے مستقبل کو اور اپنے ماضی کو ایک لڑی کے اندر پرو دیتی ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے. اس چیپٹر کے اندر آرگنائزیشنل بیہیویئر کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس کو میں نے ڈسکس کیا آپ سے. بڑی واسٹ اور کمپلیکس فیلڈ ہے اور بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور اس کو آگے آپ کا پورے کورس بھی ہوگا جس کے اندر آپ آرگنائزیشنل بیہیویئر اور سائیکالوجی کے حوالے سے پڑھیں گے، تو اس کے اندر ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے.